नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग 14 जुलाई के करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा टॉपिक है एक्सपायर शक्ति। तीसरा टॉपिक है भारत टैक्स 2026। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 4.4% हो गया है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में जारी नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य खुदरा मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़कर 4.4% दर्ज की गई है। यह स्तर मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं तथा ईंधन की कीमतों में आए तीव्र उतार चढ़ाव के कारण हुआ है। यह दर नीति निर्माताओं के बीच गहन विमर्श का विषय बनी हुई है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा विक्रेताओं से वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदते समय खुदरा खरीदारों या अंतिम उपभोक्ताओं के दृष्टि से कीमतों में होने वाली मूल्य परिवर्तनों को मापता है। यह अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से मांग पक्ष के दबाव डिमांड साइड प्रेशर को दर्शाने का मुख्य संकेतक है। और ये जारीकर्ता संस्थान और इसे जो है मॉस्पी के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और प्रकाशन आवृत्ति की बात करें तो यह सूचकांक प्रत्येक माह नियमित रूप से देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रकाशित किया जाता है। आधार वर्ष इसका जो आधार वर्ष है अब 2012 से बदलकर 2024 हो गया है। सीपीआई के प्रमुख घटक और भारांश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। तो सीपीआई ग्रुप्स और संयुक्त भारांश कंबाइंड वेटेज प्रमुख शामिल वस्तुएं। तो नंबर 1 है खाद्य एवं पेय पदार्थ। इसका संयुक्त भारांश जो है 45.86%। सर्वाधिक भारांश इसी का है, खाद्य एवं पेय पदार्थ का। और प्रमुख शामिल वस्तुएं कौन कौन सी हैं इसमें? अनाज है, सब्जी है, दाल है, दूध है, अंडा है, मछली है। और दूसरा है विविध सेवाएं, मिसलिनियस है 28.32%। शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, संचार है, मनोरंजन है, ये इसमें विविध सेवाओं में आता है। और तीसरा है आवास, ये 10% इसका भारांश है। इसमें प्रमुख शामिल जो है वस्तुएं जैसे किराया है, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लागू होता है। और चौथा है ईंधन और प्रकाश, ये इसका भारांश 6.84% है। एलपीजी बिजली है, कैरोसिन है, ऑयल इसमें प्रमुख वस्तुएं। और कपड़े और जूते, इसका जो भारांश है 6.53% है। इसमें चप्पल, जूते ये वस्तुएं शामिल हैं। अब हम लोग WPI और CPI के बारे में पढ़ेंगे।
होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? तुलना देखेंगे तो मूल्य स्तर, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मूल्य स्तर, थोक मूल्य बाजारों में कीमतों के बदलाव को मापता है, ये जो थोक मूल्य सूचकांक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा स्तर पर उपभोक्ता कीमतों को मापता है। सेवाओं की स्थिति, थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक को जारी करता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जारी करता है। और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 हो गया है बदलकर, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो बेस ईयर है, आधार वर्ष 2024 हो गया है। थोक मूल्य सूचकांक में प्रमुख भार विनिर्मित उत्पादों का भारांश सर्वाधिक है, 64% 2% है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य और पेय वस्तुओं का भारांश सबसे अधिक है, 45.8% है। तो मुद्रास्फीति के बढ़ने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो पहला कारण है मौसम का प्रभाव। तो बेमौसम बारिश और मानसूनी अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। प्रमुख फसलों और सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला टूटने से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है। और दूसरा जो है वैश्विक ईंधन मूल्य। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता का सीधा प्रभाव देश की परिवहन और लॉजिस्टिक लागत पर पड़ा है, जिससे सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। और तीसरा जो है लागत जन्य और कारक। उत्पादन में लगने वाले आवश्यक कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री और श्रम लागत में वृद्धि के कारण विनिर्माण लागत में इजाफा हुआ है, जिसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या रहा है? तो नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इम्पैक्ट। क्रय शक्ति में कमी आई है। मुद्रास्फीति के कारण लोगों के हाथों में पैसों की वास्तविक क्रय शक्ति घट जाती है। निम्न आय वर्ग पर प्रभाव। दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमत बढ़ने से निर्धन आबादी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी। यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है तो RBI ब्याज दरों को बढ़ा सकता है, जिससे लोन महंगा हो सकता है। पॉलिसी चैलेंजेस, नीतिगत चुनौतियों की बात करें तो RBI और सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाया जाए या आर्थिक विकास को गति देने के लिए दरों को कम रखा जाए। उच्च ब्याज दरें मुद्रास्फीति को कम करती हैं, लेकिन निवेश और रोजगार के अवसर को कुछ समय के लिए धीमा कर सकती हैं। रिजर्व बैंक और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। मौद्रिक नीति समिति। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि मौद्रिक नीति साधनों का निर्धारण करके मुद्रास्फीति को काबू में रखना। मुद्रास्फीति लक्ष्य, इन्फ्लेशन टारगेट। भारत में वैधानिक मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% है, जिसमें ऊपरी सीमा 6% और निचली सीमा 2% है।
निर्धारित की गई है। हाल ही में 4.4 का स्तर इस सुरक्षित सीमा के भीतर तो है, लेकिन मध्यम कालीन आदर्श लक्ष्य 4.0 से अधिक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के अन्य उपाय हैं। राजकोषीय नीतियां, सरकार कर दरों में बदलाव करके और सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करके मांग को संतुलित कर सकती है। आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना ताकि घरेलू बाजार में उनकी आपूर्ति बढ़े और कीमतें कम हों। प्रशासनिक उपाय, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़े से प्रवर्तन। बफर स्टॉक से खाद्यान्न जारी करना ताकि बाजारों में कृत्रिम कमी ना हो पाए। कृषि उपज के लिए परिवहन लॉजिस्टिक को सुगम बनाना, ये प्रशासनिक उपाय। अब इसी से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामलों का विभाग, और ऑप्शन बी है व्यय प्रबंधन आयोग, और ऑप्शन सी है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और स्टेटमेंट 1 है, इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मानसिक रूप से जारी किया जाता है। और स्टेटमेंट 2 है, इसे संयुक्त कंबाइंड सूचकांक में खाद्य एवं पेय पदार्थ का भारांश 45% से अधिक है। तो स्टेटमेंट सी इसका राइट है, दोनों स्टेटमेंट इसके राइट हैं। अब इसी से रिलेटेड दूसरा अभ्यास प्रश्न देखेंगे। थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट 1 है, यह केवल विनिर्मित वस्तुओं के थोक दामों को मापता है और इसमें सेवाएं शामिल नहीं हैं। स्टेटमेंट 2 है, इसका आधार वर्ष 2012 है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के समान है। तो इसका स्टेटमेंट 1 राइट है, ऑप्शन ए राइट है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, एस्पायर शक्ति। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में एस्पायर शक्ति सेलिब्रेशन वोमेन इन स्ट्रीम नामक एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। इस अवसर पर एस्पायर शक्ति संकलन जारी किया गया है, जो देश की उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक की शानदार उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। 300 प्लस महिला वैज्ञानिक इससे लाभ प्राप्त कर चुकी हैं। तो एस्पायर योजना का मूल्य परिचय, तो इसका पूरा नाम जो है ए स्पेशल कॉल फॉर रिसर्च ग्रांट फॉर वोमेन साइंटिस्ट। यह योजना मुख्य रूप से महिला वैज्ञानिकों को स्वतंत्र अनुसंधान करने हेतु वित्तीय अनुदान प्रदान करने के लिए बनाई गई है। शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के ऐतिहासिक अवसर पर लॉन्च किया गया था।
तो इसका क्रियान्वयन एजेंसी, ये योजना एक प्रतिष्ठित मानव संसाधन विकास समूह द्वारा संचालित और प्रबंधित की जाती है। इसका उद्देश्य युवा महिला शोधकर्ताओं को अनुसंधान की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें स्वतंत्र प्रधान अन्वेषक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बनाना। स्ट्रीम क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति एवं चुनौतियां क्या हैं? तो स्ट्रीम क्या है? जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। ये क्षेत्र किसी भी देश के वैज्ञानिक नवाचार और आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। तकनीकी क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व काफ़ी कम रहा है। और बैरियर की बात की जाए तो प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? पारिवारिक एवं सामाजिक दबाव, शोध की लंबी अवधि के कारण कई बार महिलाओं को करियर छोड़ना पड़ता है। और फंडिंग की कमी, स्वतंत्र रूप से प्रयोगशालाएं स्थापित करने और अनुदान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। और तीसरा जो है रोल मॉडल्स की कमी है। उच्च नीतिगत वैज्ञानिक पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, इसलिए ये प्रमुख बाधा है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना का? तो पहला है स्वतंत्र अन्वेषक। महिला शोधकर्ताओं को दूसरों के अधीन काम करने के बजाय स्वयं स्वतंत्र प्रधान अन्वेषक प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स बनने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है वित्तीय आत्मनिर्भरता। अनुसंधान को निरंतर जारी करने के लिए बिना किसी रुकावट के सीधे वित्तीय अनुदान और प्रयोगशाला संसाधन उपलब्ध कराना। तीसरा क्या है? अनुसंधान को बढ़ावा। देश के प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्रों में नवीन पेटेंट शोध पत्र और नवाचारों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना इस योजना का ऑब्जेक्टिव है। पात्र एवं अनुदान की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से व्यक्ति इसके पात्र हैं? भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, अनुसंधान संगठन में नियमित रूप से काम करने वाली महिला वैज्ञानिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। इस योजना विशेष रूप से करियर ब्रेकअप के बाद विज्ञान के क्षेत्र में वापसी करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देती है। अनुदान का उपयोग, तो इस योजना के तहत चयनित जो महिलाएं हैं उनको 3 साल की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग अनुसंधान उपकरण हैं, रसायन है, उपभोग्य वस्तुएं हैं और आकस्मिक व्यय के लिए किया जा सकता है। और यह महिला वैज्ञानिकों को स्वतंत्र अनुसंधान दल बनाने की शक्ति देता है। चयन की प्रक्रिया एवं सांख्यिकी आंकड़ों की बात करें तो सख्त चयन मानदंड। योजना के अंतर्गत देश भर से उत्कृष्ट शोध प्रस्तावों को आमंत्रित किया गया था। प्राप्त कुल आवेदन देश भर के विभिन्न 969 शैक्षणिक व शोध संस्थानों से 2878 प्रस्ताव मिले हैं। चयनित महिला वैज्ञानिक गहन समीक्षा के बाद कुल 301 उत्कृष्ट महिलाओं को चुना गया है और लगभग 10% रही हैं जो इस योजना में उच्च गुणवत्ता को दर्शाती हैं। 969 शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल हुए हैं। देश के सुदूर क्षेत्रों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। अनुसंधान परिणाम और प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां कौन कौन सी हैं? शानदार परिणाम।
एक्सपायर योजना के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। शोध प्रकाशन प्रतिष्ठित वैश्विक इंडेक्स पत्रिकाओं में 253 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। पेटेंट चिकित्सा है कृषि और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 15 से अधिक नए पेटेंट फाइल किए जा चुके हैं। मानव संसाधन और नेटवर्किंग सम्मेलनों में भागीदारी वैज्ञानिकों द्वारा 20 से अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। युवा शोधार्थियों को प्रशिक्षण इन परियोजनाओं के तहत 300 से अधिक जूनियर जो रिसर्च फेलोशिप है उसको उत्कृष्ट शोध का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिला है। अब इसी से रिलेटेड PYQ देखेंगे जो 2018 में आया हुआ है। प्रश्न है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण को लेकर बेहतर ढंग से ऐसी प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है जो सक्षम बनाती है। स्टेटमेंट 1 है देश के व्यक्तियों को और अधिक पूंजी संचित करने में, और स्टेटमेंट 2 है देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमता को बढ़ाने में। स्टेटमेंट 3 है मूर्त जो है संपत्ति के संचय में, और स्टेटमेंट 4 है अमूर्त संपत्ति के संचय में। तो इसका स्टेटमेंट C राइट है, ऑप्शन 2 और 4 राइट है। अब इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो एक्सपायर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 है इसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित स्ट्रीम क्षेत्रों में महिलाओं को स्वतंत्र अनुसंधान हेतु बढ़ावा देना। स्टेटमेंट 2 है इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका राइट स्टेटमेंट 1 है, ऑप्शन ए राइट है। और इसी से रिलेटेड दूसरा अभ्यास प्रश्न देखेंगे। किरण योजना जो अभी हाल फिलहाल में जो चर्चा में रही है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करना, स्टेटमेंट 1, और स्टेटमेंट 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को करियर के अवसर प्रदान करना। तो स्टेटमेंट 2 इसका राइट है, ऑप्शन बी राइट है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक देखेंगे, भारत टैक्स 2026। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली वैश्विक कपड़ा समागम भारत टैक्स 2026 14 से 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए टॉपिक चर्चा में रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत की वस्त्र निर्माण क्षमता और समृद्ध विरासत और तकनीकी नवाचार को एक छत के नीचे प्रदर्शित करना। 1600 प्लस जो है वैश्विक प्रदर्शन, विश्व भर से आए खरीदार और कपड़ा उद्योगों के दिग्गज 1600 प्लस। कपड़ा उद्योग का ऐतिहासिक 5F विजन प्रधानमंत्री द्वारा दी गई 5F अवधारणा संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत करती है। तो इस पहला है खेती, खेतों से कपास और कच्चे रेशों का उत्पादन करना। दूसरा है फाइबर, कच्चे माल को वस्त्र रेशों में बदलना। तीसरा है फैक्ट्री, धागों से कपड़ों का औद्योगिक विनिर्माण करना। और चौथा है फैशन, आधुनिक और वैश्विक मांगों के अनुसार वस्त्रों का डिज़ाइन करना। और पांचवा है विदेशी फॉरेन
उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना। भारतीय कपड़ा क्षेत्र वर्तमान परिदृश्य आर्थिक योगदान की इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कपड़ा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। जीडीपी में इसका योगदान भारत की कुल जीडीपी राष्ट्रीय जो जीडीपी में कपड़ा उद्योग का योगदान लगभग 2.3% है। औद्योगिक उत्पादन में भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 7% है और निर्यात आय भारत की कुल निर्यात आय का लगभग 12% हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया भर में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक वस्त्र एवं परिधान निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4.4 से 5% तक है, जिसे आगामी वर्षों में दुगनी करने का रणनीतिक लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक महत्व तो विशाल रोजगार का सृजन। कृषि क्षेत्र के बाद कपड़ा उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। यह लगभग 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और 6 करोड़ से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है। महिला मतलब कपड़ा विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से अधिक है। यह ग्रामीण और अर्ध सरकारी महिलाओं को स्वतंत्र वित्तीय आजीविका और समाज में एक सशक्त पहचान प्रदान करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। पीएम मित्रा योजना। तो पीएम मित्रा योजना, इस योजना के तहत भारत सरकार देश के 7 राज्यों में विशाल और आधुनिक एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित कर रही है। ये पार्क अत्यधिक कुशल बुनियादी ढांचे और जल आपूर्ति और आधुनिक लॉजिस्टिक्स से सुसज्जित हैं। प्रमुख रणनीतिक लाभ, लागत में कमी, कताई है, बुनाई है, प्रसंस्करण और परिधान निर्माण जैसी सभी गतिविधियों को एक स्थान पर लाकर लागत को कम करना, निवेश आकर्षित करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और घरेलू निवेश निजी निवेश को बड़े पैमाने पर आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा, वैश्विक मानकों के अनुसार कपड़ा उत्पादों का निर्माण। तकनीकी वस्त्र एवं राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। तकनीकी वस्त्र क्या है? ये ऐसे वस्त्र उत्पाद हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य गुणों के बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे मास्क है, सर्जिकल गाउन है, और ऑटोमोटिव उद्योग एयरबैग है, टायर कोड है, कृषि में एग्रोनेट है, निर्माण क्षेत्र एवं सुरक्षा कवच। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन लक्ष्य भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन में अग्रणी स्थान दिलाना, शोध और नवाचार, उन्नत फाइबर सामग्री के विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान और वैज्ञानिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देना, निर्यात में वृद्धि, निर्यात मूल्य को तेजी से बढ़ाकर वैश्विक बाजारों में भारत की बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना इस मिशन का उद्देश्य है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड पीवाईक्यू देखेंगे जो 2022 में पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का हिस्सा हैं? स्टेटमेंट 1 है किसानों द्वारा फसल काटना, स्टेटमेंट 2 है कपड़ा मिलों द्वारा कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, स्टेटमेंट 3 है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यापारिक कंपनियों को ऋण देना, और स्टेटमेंट 4 है कोऑपरेटिव निकाय द्वारा निवेश में
रुपए मूल्य वर्ग के बांड जारी करना। तो इसका राइट स्टेटमेंट ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 राइट है। अब हम लोग इसी से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो कपड़ा उद्योग के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा लागू 5F विजन में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर शामिल नहीं है? तो ये जो है फाइनेंस शामिल नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इसी से रिलेटेड दूसरा अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पीएम मित्रा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? स्टेटमेंट 1 ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पार्कों की स्थापना करना, और स्टेटमेंट 2 है देश में विशाल और आधुनिक एकीकृत कपड़ा पार्कों का निर्माण करना। तो इसका राइट स्टेटमेंट 2 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।